नाजरीन, हिटलर ने कहा था कि अगर यहूदी दुनिया पर काबिज आ गए तो ये इंसानियत का इख्तिताम होगा। और आज फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है देखकर कुछ ऐसा लगता है कि हिटलर ने ठीक ही कहा था। औरतें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, गजा में इस वक्त कोई महफूज नहीं। ताज़ा कार्रवाइयों में इजरायली तैयारों ने गजा के जुनूब और शुमाली इलाकों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसे हालिया कशीदगी के दौरान इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई तस्वुर किया जा रहा है। इन हमलों में 40 के करीब मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है, लेकिन जो 8 रोज़ से जारी कशीदगी है उस वक्त से लेकर अब तक जो शहीद होने वालों की तादाद है वो 200 से ऊपर जा चुकी है। क़यामत का समा है। गजा की गलियों में मौत रक्स कर रही है और दुनिया खामोश है, लेकिन फ़लस्तीनी डटे हुए हैं। निहत्ते, मासूम, मजलूम, जिनके पास अपने से कई ज़्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए मुनासिब हथियार भी नहीं। अलबत्ता जज्बा है नाजरीन, वो जज्बा जिसने गाजिब, जालिम, काबिज इसराइल पर एक खौफ तारी कर रखा है। आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इसराइल इतना खौफजदा है कि गजा की छोटी सी आबादी को कई साल से चारों तरफ से घेरे बैठा है। फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब। सबसे पहले उनसे गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद हफीज़ साहब। फ़लस्तीन में जो आजकल हालात हैं, ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं है। हमेशा हम बात करते हैं कि इसका कोई ठोस हल होना चाहिए, और अगर यही सूरत हाल रही तो ज़ाहिर है ये मसले का हल नहीं हो सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि ठोस हल है क्या? जब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस, तो ऑप्शंस क्या हैं? और हम हमेशा फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सवाल से अमलन स्ट्रेटजी क्या है? जी बहुत मेहरबानी जी। जिसका आपने कहा कि हमें इस मसले का एक पुरअमन और मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिश है। ये जब से एस्केलेशन हुई उसके बाद से पाकिस्तान फोरफ्रंट पे है इंटरनेशनल एफर्ट्स का मोबिलाइज करने के लिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस सिलसिले में भी आपने देखा OIC का एक हंगामी इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का। लेकिन जहां तक आपने बात की कि इसका हल है क्या जी, तो उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बहुत क्लियर है। हम ये समझते हैं कि इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन इसका वाहिद। और उसमें हमारा ये ख्याल है कि इसमें इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि प्री 1967 बॉर्डर और अल-कुद्स अल-शरीफ एज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन वो होना ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर जो वहाँ पे हॉस्टिलिटीज हैं इजराइल की तरफ से उन्हें बंद होना चाहिए। और दूसरा हम ये भी समझते हैं कि जितनी कोशिश की जा रही है इसे प्रेजेंट करने की एज अ कॉन्फ्लिक्ट, हम ये समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक पार्टी इसमें जो कि इजराइल है वो प्रेशर है और फ़लस्तीनियों के ऊपर मुजालिम किए जा रहे हैं। इसका इजराइल की तरफ से फौरी तौर पर बंद होना ज़रूरी है हॉस्टिलिटीज़ का, और जो इजराइल की तरफ से सीज है उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, और इस मसले के हल के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सर, आपने OIC का जिक्र किया। OIC का इजलास हुआ, एक करारदाद मंजूर हुई, दैट्स इट, उसको निपटा दिया गया इजलास को। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ सर, वो भी बेनतीजा साबित हुआ। अभी तक कुछ अमलन नहीं हो पाया। अगर हम अक़वाम आलम की बात करें तो अक़वाम आलम में आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि मुखालिफ हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही होता रहे। पाकिस्तान सर फ़हरिस्त है मुस्लिम उम्मा में, तुर्की है, दीगर ममालिक जो खड़े हुए हैं, जो बात कर रहे हैं। लेकिन सर 2 स्टेट सोल्यूशन की आपने ही बात की, क्या आपको लगता है कि वाकई कारआमद होगा? जी बिल्कुल। देखें, OIC की जब आपने बात की तो OIC ने भरपूर तरीके से फ़लस्तीन के मसले को उठाया भी है और उसकी हमायत का भी ऐलान किया, और एक कंसिस्टेंट OIC की इस सिलसिले में पोजीशन रही है। हम ये समझते हैं कि OIC का रोल इसमें क्रिटिकल है। जितने भी OIC मेंबर कंट्रीज हैं उन सबका इसमें रोल क्रिटिकल है। जरूरी है कि हम जितने भी मोबिलाइज कर सकें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, UN को, OIC को,
उसे आगे लेके चलने के लिए वो जरूरी है। ओआईसी की आपने बात की, अभी आप अगर उनकी रेजोल्यूशन देखें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन है। उसमें फौरी तौर पे सीज को खत्म करने की बात की गई है। फौरी तौर पर इजराइल की तरफ से हॉस्टिलिटीज को खत्म करने की बात की गई है और इस अमर की जरूरत पर जोर दिया गया है कि इसका देरपा और पुरअमन हल तलाश किया जाए। और जितना मैंने आपसे पहले कहा, ओआईसी की रेजोल्यूशन में भी ये कहा गया है कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन हो, प्री 1967 बॉर्डर्स के मुताबिक हो और अल-कुद्स अल शरीफ फलस्तीन का कैपिटल हो। तो उस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये एक इंतहाई अहम रेजोल्यूशन है। ये सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जनाब। मैं अर्ज कर रहा हूँ, नज़ीर लगारी हूँ, मैं इसी बोल चैनल से वाबस्ता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जो हो रही हैं कि इस मसले को किस तरह हल होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो मसला बिल्कुल दूसरा है ना। मसला ये है कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बड़े कत्ल हो रहे हैं, ख़वातीन कत्ल हो रही हैं और बेगुनाह शहरी कत्ल हो रहे हैं और बेदर्दी से जंगी जराइम हो रहे हैं। ऐसे निहत्ते शहरियों पर बमबारी हो रही है। इसको रोकने के लिए आलमी इदारे, इलाकाई इदारे या इस तरह की तंजीमें, ओआईसी जैसी तंजीमें, ये क्या समझते हैं कि कैसे रुकवाया जाए? असल इस वक्त तो मसला ये है कि इस खूनरेजी को रुकवाया जाए। जी लुगारी साहब, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये फौरी तौर पर जो खूनरेजी हो रही है, जो मुजालिम हो रहे हैं, उन्हें किस तरह रोका जा सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी जब ये ओआईसी का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की, उनका भी सबसे पहला मुतालबा यही था कि फौरी तौर पर इन हॉस्टिलिटीज को रोका जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों साइड से, बल्कि ये इजराइल की तरफ से एक तरफा एक जारहाना इकदाम है जिसे फौरी तौर पर रोके जाने की जरूरत है। तो उस सिलसिले में यूएन के प्लेटफॉर्म से भी हम यही बात करते हैं, ओआईसी के प्लेटफॉर्म से भी यही बात करते हैं और जो हमारी आउटरीच है इसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ इंटरनेशनल लीडर्स के साथ बात की, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर ने बात। तो हमारा पहला मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर जो हॉस्टिलिटीज हैं इजराइल की तरफ से, उन्हें रोके जाना बहुत जरूरी है। सही है जी। अच्छा जाहिद हफीज़ साहब, हम क्योंकि इजराइल को बतौर मुल्क तो तस्लीम ही नहीं करते, सिफारती ऑप्शंस भी हमारे पास ज़ीरो हैं, हम बराह रास्त दबाव भी नहीं डाल सकते, लेकिन जो अरब ममालिक जिनके सिफारती ताल्लुकात है उनके साथ मिलकर हम क्या स्ट्रेटजी तरतीब दे सकते हैं कि इजराइल पर सिफारती दबाव डाला जा सके बराह रास्त? जी, जिस तरह आपने कहा कि जी हमारे लिए जरूरी, देखें हमारे पास ये कहना कि जी सफारती ऑप्शन ज़ीरो है, मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास इसमें जितनी भी सफारती ऑप्शन अवेलेबल हैं हम उन सबको यूज कर रहे हैं। उसमें हमारे पास सफारती ऑप्शन ओआईसी की है, उसमें हमारे पास सफारती ऑप्शन यूएन की है, उसमें हमारे पास सफारती ऑप्शन है मोबिलाइज करने की बाकी अदर फ्रेंडली कंट्रीज को, मुस्लिम कंट्रीज को। उन सारे इश्यूज के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फलस्तीन के बारे में पॉलिसी है वो नई नहीं है। जितना पाकिस्तान खुद पुराना है उतनी ही पाकिस्तान की फलस्तीन के लिए सपोर्ट है। आपके इल्म में होगा 1988 में जब फलस्तीन को स्टेटहुड देने की बात की गई तो पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज फलस्तीनियन स्टेटहुड। इसी तरह पाकिस्तान फलस्तीन के मसले के ऊपर, बल्कि मैं ये आपसे शेयर करूंगा कि आज तक ओआईसी में और यूएन में फलस्तीन के मसले के ऊपर जितनी भी करारदादें पेश की गई हैं, या तो पाकिस्तान ने उन्हें स्पॉन्सर किया या को स्पॉन्सर किया या पाकिस्तान ने उन्हें सपोर्ट किया। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जो फलस्तीन का मसला है वो 3 वजहों से अहम है। सबसे पहली वजह ये है कि ये हम समझते हैं कि एक इंतहाई अहम इस्लामिक कॉज है, बल्कि इसी की वजह से तो ओआईसी वजूद में आई जी। दूसरा हम ये समझते हैं कि जो इसका सेल्फ डिटर्मिनेशन का एलिमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान यूएन के अंदर भी एनुअली एक रेजोल्यूशन लेके आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट के ऊपर, चाहे वो फलस्तीन में हो या कश्मीर में हो, जहाँ कहीं भी लोग अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है। और तीसरा इसका हम ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स एलिमेंट बहुत अहम है, जो आपने भी अभी बात की, लगारी साहब ने अभी बात की कि वहाँ पे जो मुजालिम हो रहे हैं,
जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो 4th जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन हो रही है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है, हम ये समझते हैं कि उनका भी फौरी तौर पर रोके जाना बहुत ज़रूरी है। जनाब जाहिर साहब, इस सिलसिले में एक बहुत अहम जो होनी चाहिए पेशरफ्त तस्वुर ये किया जा रहा है कि वो जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं, कम से कम 2 तो ऐसे हैं कि जो इस काज के साथ यानी इसराइल का साथ देने वाले नहीं हैं। एक तो रूस है और दूसरा चीन है। तो इन 2 ममालिक के साथ रवाबित किस तरह के हैं, पाकिस्तान के भी और हमारी जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम है इसके रवाबित, और उनसे किस तरह की हम मदद ले सकते हैं कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और सिक्योरिटी कौंसिल में अपना किरदार जो है वो ज़्यादा फाल तरीके से अदा करें। जी लगारी साहब, इसमें आपने देखा होगा कि अभी जब से ये एस्केलेशन हुई है उसके बाद से 3 मीटिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल की हो चुकी हैं। अभी जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें आपने चाइनीज जो स्टेटमेंट है वो भी देखी होगी। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये रियलाइजेशन है, यस दैट इज नॉट सफिशिएंट, अभी इसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन हम ये समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त रियलाइजेशन है कि जो इजराइल की तरफ से इस वक्त मुजालिम ढाए जा रहे हैं फलस्तीनियों के ऊपर, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दुनिया में बड़े ममालिक जो हैं, एक तो ये कि दुनिया गैर जानिबदार हो तो भी सोचा जा सकता है, जो उसकी हिमायत करते ही खूनरेज़ी हो रही है, और खूनरेज़ी यानी दीदा दिलेरी से बच्चों को, ख़वातीन को, बड़ों को, सबको कत्ल किया जा रहा है, और उसके ऊपर जो जानिबदार हो जाते हैं यूरोपीय ममालिक, उनको रियलाइजेशन के लिए हमारे पास कौन सा टूल होना चाहिए कि भाई ये देखो तो सही, इंसानी खून बह रहा है, और यहाँ पर हर मुल्क में इंसानी हकूक़ के बारे में बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ इंसानी खून को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। तो उन ममालिक के साथ हमारे राब्ते होने चाहिए। जर्मनी है, फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, कि भाई ये तो देखो ना कि खून बह रहा है, इंसानी खून बह रहा है, तो इसके ऊपर हमारी तवज्जो दिलाने के लिए जो इस्लामी मुल्कों की इज्तिमाई कोशिशें वो किस तरह हो रही हैं? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त ज़रूरी है ये अमर कि पूरी दुनिया को रियलाइजेशन इस चीज़ की हो कि जो कुछ फ़लस्तीन में आज हो रहा है, जो मुजालिम इजराइल ढा रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उस पर तमाम UN की ह्यूमन राइट्स मशीनरी को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल मीडिया को मैं ये समझता हूँ कि उन्हें मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट्स के अलावा हम ये भी समझते हैं कि जो ग्लोबल पार्लियामेंट्स हैं उनके अंदर भी इस इशू को उठाए जाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान ऑन इट्स पार्ट इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी OIC के प्लेटफॉर्म से, UN के प्लेटफॉर्म से, हर फोरम को जो कि अवेलेबल है यूज करेगा मसला फ़लस्तीन को भरपूर तरीके से उठाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। तरीक़ ख़ारजा ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे बोल न्यूज़ से। फ़लस्तीन की जहाँ पर जुल्म की इंतहा हो गई और उसके बाद भी कलेजा ठंडा ना हुआ इसराइल का, 200 अफराद को अब तक शहीद कर दिया गया, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं कि OIC ने इस पर जो एक करारदाद मंजूर की जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई, यूनाइटेड नेशन का भी एक इजलास हुआ है, लेकिन अमली इक़दाम जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि वो कब होगा। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात तो की जा रही है, लेकिन ये अमलन कब होगा? इतना प्रेशराइज किया जाए इसराइल को कि वो मान जाए, और ये जुल्म, ये बर्बरियत जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम निहत्ते लोगों का वहाँ पे किया जा रहा है, ये रुक जाए। रोकने के लिए पूरे अक़वाम आलम अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकती है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आलिम दीन हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, और रसूल बख्श रईस साहब भी हमें अब से कुछ ही देर में ज्वाइन कर जाएंगे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जब हम बात करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कुरान में कहता है कि शाम फ़लस्तीन जो कि हमारा क़िबला अव्वल है, ये कहा गया है कि वहीं का रुख किया जाए। हम मुस्लिम उम्मा जो किरदार हमें अदा करना चाहिए, क्या हम वो कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि फ़लस्तीन में जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को वहाँ बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर ये जुल्म सितम रोका जाए? पूरी अक़वाम आलम क्या किरदार अदा कर सकती है, और कर नहीं रही तो क्या करना चाहिए?
बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर तो मुसलमानों की ज़ुबून आली का आगाज़ उस वक्त हुआ कि जब वो छोटी छोटी सरहदों के अंदर बंद हो गए और मेरा मुल्क मेरी रियासत का उन्होंने नारा लगाया। वगरना जो इकबाल ने कहा था, जो नज़रिया दिया था, जो कि तमाम अक़वाम मुस्लिम की बका और उनकी मजबूती का वाहिद रास्ता है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो आज जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है कि 80 लाख यहूदी हैं जिनकी 2 से 2.5 लाख की फ़ौज है और उन्होंने 1.5 अरब मुसलमानों को आगे लगाया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये हम तमाम मुसलमानों के लिए ये डूब मरने का मकाम है। बुनियादी तौर पर जो हमारे लिए कुरान और सुन्नत की रहनुमाई है, हम उससे रोशनी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसाइल सामने आ रहे हैं। कुरान ने और हदीस ने हमारे लिए बड़ा वाज़ेह सा रास्ता रखा हुआ है कि जहाँ भी जुल्म हो तुम वहाँ जिहाद करो, और जिहाद ख़त्म नहीं हुआ, जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। तो कुफ़ार को सीधी राह पे लाने का वाहिद एक ही सलूशन है, उसका एक ही हल है, उसका एक ही रास्ता है, और वो जिहाद है। जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मोहतरमा, इस वक्त 2 चीज़ें हैं। एक इंडिविजुअली जो आम उम्मत है वो क्या करे, और दूसरा जिन हाथों में इस उम्मत की क़यादत है वो क्या करें। सही। आपने अभी एक जो बात कही है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमारे वज़ीरे खारजा साहब ने भी जाकर OIC के अंदर 2 रियासती एजेंडा पेश किया। ये तो कायदे आज़म के विजन के खिलाफ है, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हकायक के खिलाफ है। आपने क्या किया है? हम लोग खुश हो रहे हैं कि 2 रियासती नजरिया पेश करके OIC ने बड़ा तीर मारा है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। इसराइल एक घुस बैठी है, इसराइल एक काबिज है। आपके घर पे आकर कोई कब्जा कर ले और जिरगे वाले आकर जिरगा करें, चलो आधा आधा कर लो, ये कौन सा हल है, ये कौन सा तरीका है? तो हाल यही है कि जिस तरह अगर यूरोप में या दीगर ईसाई कंट्रीज के अंदर जब उनका कुत्ता भी मरता है तो तमाम जो ईसाई मुल्क हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस, और कहां से दर्द उठते हैं और आवाजें उठती हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि जो मलेशिया के वजीर खारजा साहब ने एक हल दिया है, मैं समझता हूं कि वही इसका हल है, और वो ये है कि बिला ताखीर व तरद्दुद तमाम मुसलमान मुल्क मिलकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए वहां पर फौजें उतारें। और अगर कमोडिया में, आयरलैंड में, चेचनिया में, अर्ज़गवीनिया में और दीगर दूसरे ममालिक में, सेंट्रल अफ्रीका में अगर वहां अमन के नाम पर फौजें उतार कर, और मशरकी तैमूर में अगर अमन के नाम पर वहां फौजें उतार कर वहां उसको 2 टुकड़े किया जा सकता है, और इसी तरह सूडान के अंदर अगर फौजें उतारी जा सकती हैं, तो यहाँ फौजें, इस्लामी फौजें क्यों नहीं उतारी जा सकती जो वहां किबला अव्वल की हिफाजत भी करें। और इन दहशत गर्दों को, इसराइल एक दहशत गर्द रियासत है और दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते हैं, दहशत गर्दों की ठुकाई की जाती है। और मैं ये समझता हूं कि एज ए हुकूमत और रियासत उन बड़ों की जो जिम्मेदारी है वो अदा करें, और एज एक मुस्लिम, और मैं आपको खुशखबरी की बात, मैं आज सब तमाम लोगों को सल्यूट करता हूं, मीडिया को बिलखुसूस इस वक्त माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद मीडिया हाउसेज एक पॉइंट पर बोलने लगे, लेकिन उनमें से भी हमें आज वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं मोहतरमा, कि जो कल यहाँ घंटों प्रोग्राम करते थे कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। बुलाएं आज उनको जो कल कहते थे कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। आज उनसे कहें कि करो 2-4 प्रोग्राम, इसराइल से कहो ये बमबारी बंद करे बच्चों पर, बमबारी बंद करे औरतों पर, बमबारी बंद करे वहां मुसलमानों पर। तो ये जो जब तक हमारी मुस्लिम हुकूमतों के अंदर, रियासतों के अंदर इस तरह के यहूदियों के एजेंट मौजूद हैं, तब तक हमारी कौमें इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों की काविश और कोशिश से जो इस वक्त वहदत उम्मत का एक मंजर नजर आ रहा है, अफ्रीका से लेकर हमारे न्यूजीलैंड अपना आगे तक मलेशिया तक, ये तमाम एक ही नुक्ते पर हैं कि ये इसराइल दहशतगर्दी को बंद करे, ये खुशाइन चीज़ है। और इस हवाले से हुकूमत अपना किरदार अदा करे, और तमाम पाकिस्तानी, मैं अपनी कौम से कहूँगा कि आप इस गलत को गलत कहने के लिए मैदान में निकलें। सही बात आज है। निकलें। वो किधर हैं वो लोग जो छोटी छोटी बात पर रोडें ब्लॉक कर देते हैं, मुफ्ती साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज गलत को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं,
गलत को गलत नहीं कहते, हिम्मत नहीं है। हम भरपूर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। सही है बिल्कुल। ये लगारी साहब, मुझे मुफ्ती साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। मुफ्ती साहब की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज गलत बात को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। और एक दहशतगर्द इजराइल जो दहशतगर्दी फैला रहा है, और दहशतगर्दी तो यही होती है ना कि आप निहत्थे लोगों पर बमबारी करें, वो मासूम जिनके पास आपके लिए कुछ है ही नहीं, आप उनको उनकी जान ले लें और फिर आप ये बात करें कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन इसका हल है। ये तो एक तरह से और जुल्म है, जुल्म पर जुल्म है। ये वाकईतन मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि एक तो हम गलत को गलत नहीं कहते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी जुर्रत ही हमारे अंदर नहीं है कि हमें गलत चीज़ को गलत कह सकें, फिर हम उसका हल भी ऐसा पेश करते हैं कि वो भी उनके ऊपर जुल्म होता है। जी लगारी साहब। एक तो मुफ्ती साहब ने जितनी भी बात की बहुत परफेक्ट टू दी पॉइंट और बिल्कुल क्लियर, बहुत वाज़ेह बात थी। और उनने अगरचे मगरचे चूँके चुनाचे की ये जो गर्दान होती है और बातों से बातों को निकाल कर असल मसले से हट जाने वाली बात होती है, वो नहीं की। उनका इस्तदलाल बिल्कुल वज़नी था और बिल्कुल वज़नी है, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उसके अंदर ठोस बात है और तमाम दलाइल उनके जो हैं वो मैं उनको बिल्कुल उनका साथ देता हूँ और समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में दलाइल पेश किए हैं। क़ायद आज़म उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब थी, मई 1948 में खासे नहीफ व निज़ार हो चुके थे, उनकी सेहत जवाब दे गई थी। उसके बावजूद जब फ़लस्तीन का ये क़याम अमल में आया तो क़ायद आज़म ने बिल्कुल बरमला कहा था कि ये एक नाजायज़ रियासत है। और पाकिस्तान को जो रंग दिया गया है क़ायद आज़म के बाद, वो बिल्कुल पाकिस्तान का रंग दूसरा था। हमें अपनी सरजमीन को, हमें अपने वतन को, हमें इस जोग्राफिया को एक नेशनल स्टेट के तौर पर लेना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब जो हैं वो इस मुल्क के मुहाफिज भी हैं और इस सरजमीन के मुहाफिज। और ये अगर बिल्कुल आपने सही बात की लगाई साहब, यही बात रसूल बख्श रईस साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, तज़ियाकार हैं, यही बात मैं उनसे भी करूँगी कि हम जब बात करते हैं एक मुल्क दो मुल्क, लेकिन पूरे मुस्लिम उम्मा जब खड़ी हो, सबको पता है ये क़िबला अव्वल है हमारा, हमें अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत करनी है, क्या यही तो एक सवाल है रसूल बख्श रईस साहब। हुकूमतें, मुस्लिम हुकूमतें क्या करें, अमलन किस तरह से प्रेशर डालें कि इजराइल रुक जाए, जुल्म सितम को रोक दे, क्या करें, ये सवाल सबके जहनों में है। देखिए, अमलन तो पूछना चाहिए फ़लस्तीन के अवाम और उनकी क़यादत और उनकी तंजीमों से कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जिस किस्म की मदद वो हमसे चाहते हैं हमें देनी चाहिए। उनके घर, उनकी जायदादें, उनकी तालीम, उनकी सेहत, सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन ये मसला आज का तो नहीं, ये तो 48 का है कि जब इस रियासत की, नाजायज रियासत की तश्कील हो रही थी तो उस वक्त भी फ़लस्तीनी थे, वो आबाद थे। ये यहूदी तो बाहर से ला गए हैं, बहुत कम तादाद थी उन यहूदियों की जो शुरू ही से अरबों के साथ रह रहे थे। ये तो जहाज़ों में भर के लाए गए और फिर वो जहाज जिसमें कि फौजें उनकी पहले से तैयार असला लेके आई और यहाँ पे फ़लस्तीनियों के पास एक अथॉरिटी भी नहीं थी। वो तो उसकी एक जब वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो ये इलाके तहवील में दे दिए गए बरतानिया के आज़ाद इनके मुस्तकबिल का सियासी नक्शा और एक रियासत बनाने के लिए फ़लस्तीन को तैयार करना होगा जिसकी जिम्मेदारी बरतानिया की थी। तो हिफाजत भी, सलामती भी उनके हाथ में थी। कि हुआ ये कि जब उनके घरों पे हमला किया गया, ये इससे कहीं भयानक हमले थे कि ये देहातों में रहने वाले अपने जो जैतून के बाग, उनकी अपनी मईशत, वो उनको रातों रात उनको घरों से निकाला गया। और ऐसे नहीं निकाला गया, उनकी बस्तियों पे वाशियाना बमबारी की गई। तो ये उस तरह से रियासत, और आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल जंगी जराइम के जुमरे में आता है। मगर भी मीडिया की मुनाफकत ये देखें कि जो अभी तक मैं हेडलाइंस पढ़ चुका हूँ वो ये क्या है, फ़लस्तीनियों और इजराइल की जंग, हमास और इजराइल की जंग। भाई ये एक तरफा जंग है,
तो उसको भी आप, जो भी मैंने ये बड़े बड़े नाम निहाद मोतबर जो वहाँ के बैठे हुए हैं लिखने वाले, वो भी कि हमास को नेतन्याहू को बराबर करके वो इस तरीके से जो मट्टी डाल देते हैं कि जो इस वक्त इंसानी खून की होली खेली जा रही। पर क्या आप चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? क्या आप, हमें तो देखना चाहिए कि हमारी हुकूमत क्या करती है, इसकी अरब मुल्कों की हुकूमतें क्या करती हैं। ये जिस तरह मैंने कहा, ये आज की बात नहीं, ये हमारा जो हुक्मरान तबका है पाकिस्तान का, मैं अपनी बात करता हूँ, लोगों को सूट करके पैसे बाहर किसके बैंकों में रखे हुए हैं, कहाँ पे उनकी जायदादें हैं, किन किन मुल्कों में महल्लात हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, तो उनके मफादात तो जो मगरबी दुनिया है उसके साथ है, वो उनके हलीफे हैं, वो तो जो उनको वो कहते हैं। बात है ना रसूल बख्श साहब, पर्सनल इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं कि हम आवाज भी नहीं उठाते, यानी कि वो हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि हम बात ही कर सकें, हमारा मुंह ही नहीं है ऐसा कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट ऐसे हैं कि बात की जा सके। मैं तमाम ममालिक की बात कर रही हूँ, और इसी पर बात करने से पहले जुल्म सितम पर भी कुछ नहीं बोलते, उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। तो फिर ऐसे लोग जो इस तरह डील करते हैं इन चीज़ों को, तो उनको किस तरीके से ये इस बात पर राज़ी किया जाए कि आज यहाँ पर मामला इंसानियत का है, और उस इंसानी जान का है, उस इंसानी खून का है, जिसको ऐसे बहाया जा रहा है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो शुमारियात आप देख लें कि दुनिया में जो स्टेटिस्टिक्स छपते हैं सामने आए हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनमें हम शामिल हैं, कि यहाँ से हर साल कितना ट्रिलियन की दौलत गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुंतकिल होती है यूरोप के ममालिक में, और अमेरिका भी उसमें शामिल है। बिल्कुल। जो ताकत ले रहे हैं, ये मैं आप तो नहीं, आम आदमी तो नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे खून पसीने की कमाई, कर्जे बाहर से लेते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेज देते हैं, सब काम जाली होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दीगर अरब ममालिक की भी है जो इस वक्त तबाह हो चुके हैं बहुत सारे उनमें, जहाँ पे कि खूनी जंगें हो रही हैं। और इसी तरीके से अफ्रीका के, लतीनी अमेरिका के ममालिक, तो ये फिर हुक्मरान तबके से आप क्या तवक्कुआत रखेंगे? तो उनका पैसा, उनकी धन, उनकी दौलत यहाँ भी बहुत ज्यादा है, ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बाहर रखा हुआ है उसकी हिफाजत के लिए वो तो जाहिर है उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारे अरब ममालिक में रेडिकल लीडर्स आए हैं जिन्होंने इजराइल की मज़ामत की है, जिनमें के किस जमाने में जमाल अब्दुल नासिर साहब थे, और हाफिजुल असद से, बशर असद के वालिद मोहतरम यहाँ पे सीरिया में, जॉर्डन में उनमें शामिल था, उनका एक इत्तेहाद भी बना, मिस्र, शाम, इराक, ये इनका एक इत्तेहाद बना था, जंगों में इकट्ठे रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि फिर क्या हुआ, कि उनके साथ क्या हुआ। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमान मुल्कों का। देखिए, आप नौजवान लोग हैं, आप ये आइडियलिस्ट हैं, कहते हैं कि मुसलमान उम्मा, ये उम्मा एक हवा बना हुआ है, और इसका नाम सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जज्बातियात के लिए। लेकिन अमली तौर पर यहाँ देखें पाकिस्तान की उम्मत, कि हम भी तो उम्मत का हिस्सा है, रोजाना हमारे जो सियासत, जो मारूसी सियासी घराने हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको कोई यकजहती, कोई इत्तेहाद, कोई कौमियत, कोई पाकिस्तानियत, कोई जमहूरियत, किसी चीज की वो आती है आपको? वो नहीं आती। लेकिन जब भी वो, आज भी वही बात है जो 80s में थी, जो 90s में थी, दूसरी पार्टी उसकी टांगे खींचना शुरू कर देती है और ज़बानें क्या इस्तेमाल करते हैं। तो उससे फिर ये हमारे अपने लोग हमें तकसीम करते रहते हैं। तो हम अगर तकसीम रहेंगे और फिर जो लोगों के मफादात वो इस तरह से वाबस्ता कर देते हैं, लालच देते हैं, किसी को अपॉइंटमेंट दे दी, किसी को प्लाट दे दिया, किसी को जमीन दे दी, किसी को बिजनेस दे दी, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है ये, जिसको कहते हैं पैट्रियट पॉलिटिक्स,
ये सारे मुल्कों में है, तो वो एक हल्का इस तरीके से बना लेते हैं, खुसूस तौर पे वो लोग जो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं कि उनके मुंह में कुछ डालो वो आपके हक में बात करें। ये बड़ा अलमिया है रसूल बख्श रईस साहब, ये बहुत अलमिया है। तकलीफ होती है ये बातें करके भी, सुन के भी। और मुफ्ती अनीस साहब भी अभी यही बातें कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं जी मुस्लिम उम्मा, इतने सारे मुस्लिम ममालिक हैं। अभी मुफ्ती अनीस साहब कह रहे थे कि आखिर मसला क्या है, तमाम ममालिक मुस्लिम ममालिक अपनी फ़ौजें उतार दें। लेकिन जब यहाँ पर मुफ्ती साहब इतने ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, अपने तमाम तर मामलात होंगे, हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि हम कोई बात भी कर सकें, तो फिर अमली इक़दाम कैसे होंगे? फिर मुज़म्मती ही होगी, सिर्फ मुज़म्मती क़रारदातें होंगी, मुज़म्मती बयानात होंगे और बस। जी मुफ्ती साहब। जी मैं अर्ज़ कर रहा था, मुझे थोड़ी सी आवाज़ आपकी नहीं आई थी। देखें, असल बुनियादी बात यह है कि दयानतदारी से कुछ काम वो हैं कि जो हुकूमतों रियासतों के करने के हैं, और कुछ काम वो हैं कि जो आमतुल मुस्लिमीन के करने के हैं। इस वक्त आप देख लें कि आमतुल मुस्लिमीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो आप तुर्की हो, वो सूडान हो, वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, दुनिया में कहीं भी जहां मुसलमान बस रहे हैं वो अपना दर्द दिल लेकर बाहर निकले हैं। लेकिन जहां मामला रियासतों का है, कहीं बादशाहत है, कहीं सियासी जनाब गहमा गहमी है। आज पाकिस्तान में आप देख लें कि शर्म से डूब मरना चाहिए इस वक्त जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं कि भाई एक तरफ ऊपर उम्मा पर इतना बड़ा मसला बना हुआ है और ये आज भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये आज भी जनाब आपस में लड़ रहे हैं। कम से कम आज इनको मिल बैठकर एक जगह फैसला करना चाहिए कि देखें यहाँ गैरत करनी पड़ेगी, किसी न किसी को गैरत करनी पड़ेगी, वगरना आप यूं ही सिसक कर सारे मरेंगे। ये सिर्फ फिलिस्तीन का मसला नहीं है, कल ये चीज मक्का में आएगी, मदीना में आएगी, इस्लामाबाद में आएगी, जकार्ता में आएगी, दीगर इस्लामी मुल्कों को इन्होंने खा जाना है। लिहाजा अल्लाह के नबी के अहकाम को सामने रखें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये यहूद व नसारा, अल्लाह का कुरान कहता है, ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आप तारीख को देखें, इन्होंने हमेशा डसा है। जब अजल से हमारी इनके साथ दुश्मनी है, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है, हमारी रगों में, हमारे इनके रगों और खून में, अल्लाह का कुरान कहता है कि इनको तुम यूं ना समझो कि ये तुम्हारे भले हैं, बल्कि ये तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे गैज़ और गज़ब से अपनी उंगलियां काटते हैं। यानी इतना इनके अंदर बुग़्ज़ है। तो इसमें इस वक्त मैं थोड़ा सा एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा मोहतरमा जी सर, कि देखें आज़रबाईजान और अभी जो जंग हालिया जंग हुई है उसमें तुर्की पुष्ट पे खड़ा हुआ, पाकिस्तान खड़ा हुआ। तो आज़रबाईजान की रोडों के ऊपर ये नारे तो आपने भी सुने, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे तो कोई नहीं नारा लगाता। आखिर पाकिस्तान ने कुछ किया, हमारी रियासत ने कुछ तावन किया, तो आखिर वजह क्या है? आप जिस तरह आज़रबाईजान के साथ तावन कर सकते हैं, आप हमास के साथ या दीगर तंजीमों के साथ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, यहाँ तावन की, यहाँ पर इत्तेहाद की बहुत शदीद जरूरत है। मुफ्ती अनीस साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रसूल बख्श रईस साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। माँ को इत्तेहाद जो है इस वक्त दिखाने की बहुत शदीद ज़रूरत है, बल्कि पूरे आलम को, अक़वाम आलम को। यहाँ पर बात मुसलमानों की नहीं है, यहाँ पर बात है इंसानियत की, एक इंसानी खून, एक इंसानी जान की। इस पर हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हेडलाइन ब्रेक लेंगे। जो इजराइल जुल्म सितम कर रहा है उसका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। 200 अफराद को शहीद करने के बाद भी ये कहा जा रहा है नेतन्याहू की जानिब से कि जब तक ज़रूरत हुई बमबारी करेंगे। वो मासूम बच्चे वो पूछ रहे हैं कि हमारा जुर्म क्या है, हमने ऐसा किया क्या है, हमारे घरों को क्यों गिराया जा रहा है, हमें क्यों मारा जा रहा है, हमारे बाबा को क्यों मार दिया गया। बच्चे कभी अपने बाप का जनाजा उठाते हैं, कभी अपने चचा का, बाद में उन्हीं बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। कई बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जवान, कई लोग इस वक्त अपनी जान से चले गए हैं। उसके बावजूद ये जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा। 8 रोज़ हो गए नाजरीन, 8 रोज़। इन 8 रोज़ों में एक दिन भी बमबारी नहीं रुकी है। इजराइल इसको नाजायज़ रियासत क्यों कहते हैं? फ़लस्तीनी नक्शा इसका मुंह बोलता सबूत है। एक छोटे से इलाके पर कायम की गई रियासत
एक वायरस की सूरत में उनकी जान ली जा रही है। ये सूरत हाल है, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। लंदन में भी वज़ीर आज़म लंदन की रायजुआ के सामने मुजाहरा किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म से इजराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से फ़लस्तीन के लिए फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगाए गए। हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं, अब्दुल मजीद, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल मजीद। जी बहुत शुक्रिया। ये मनाजर जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म हाउस के बाहर के, जहाँ पे आज जो एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तानी और कश्मीरियों की जानिब से किया गया है। यहाँ आज जो लोग इस प्रोटेस्ट में, इस मुजाहरे में शरीक हैं, ये पूरे बरतानिया से यहाँ पे कॉन्वाई की शक्ल पे यहाँ पे आए और इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी जारी है। और बरतानिया के वज़ीर आज़म से जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइल पर पाबंदी लगाए और उसके साथ साथ इसराइल को जो हथियार फ़रोख्त हो रहे हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। उसके अलावा जो और भी इसमें जो मुतालबात किए जा रहे हैं उसमें यह भी है कि इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। इस टाइम पे आप देख सकें कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस टाइम यहाँ पे जारी है। अब्दुल मजीद लंदन से, वहाँ पर जो एहतजाज हुआ कश्मीरियों पाकिस्तानियों की जानिब, फोर्स दिखाने का मकसद यही था कि हम हकीकत बता सकें। पहले हमने दिखाया कि किस तरीके से गैर कानूनी कब्ज़ा जो है वो इसराइल ने किया हुआ है कि 15% हिस्सा ही फ़लस्तीन के पास है। उसके बावजूद उनका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा, वो उनको मारे जा रहे हैं, ना उनके पास अब दिफा के लिए कोई हथियार है, ना वो कुछ कर सकते हैं। वो मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी जान दे रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की, ये 3 इजलास हो चुके हैं अब तक, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। सिर्फ यही कहा गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन इसका हल है। हल तो है, लेकिन वो हल होगा कैसे? पहली बात यह है कि गरबी उर्दून के इलाके जिन पर फ़लस्तीन की रियासत कायम हुई थी, उन पर आबादकारी जारी है, अब भी जारी है और 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वो आज़ाद इलाका भी एक जगह पर नहीं है, यहाँ गरबी उर्दून में है और गज़ा की पट्टी जो है वो बहुत दूर है जाकर, वो मिस्र के करीब थी। तो गज़ा की पट्टी को अलग आज़ादी है, लेकिन दोनों एक मुमलिकत के तौर पर हैं। वज़ीर आज़म गज़ा के इलाके में रहते हैं, बीच में बहुत बड़ी इसराइल की आबादी है, इसराइल वहाँ यहूदी की आबादकारियाँ हैं और फिर उसके बाद ये इलाका आता है जो गरब उर्दून का है, दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे पर यहाँ है। असल बात ये है कि पूरी इस्लामी दुनिया ने इन मसाइल से आंखें बंद कर रखी हैं। उनको पता नहीं है कि ये उनकी अपनी तबाही का, अपनी बर्बादी का एक तवील मियाद मंसूबा है जो इन्होंने आंखें बंद कर ली, उससे होगा कुछ नहीं। अब क्या हो रहा है कि हमारे हुक्मरान एक तरफ हैं और हमारे अवाम जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। अवाम के दिल जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। आप जाएं अरब दुनिया में, दीगर इस्लामी ममालिक में, उनके हुक्मरानों के दिल इसराइल के साथ धड़कते नज़र नहीं आते, मगर धड़कते हैं। ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारे हुक्मरानों के और दुनिया भर में इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के जो दौलत है वो ऑफशोर कंपनियों में पड़ी हुई है, जहाँ पर किसी भी किस्म के कानून का इतलाक नहीं होता, या जनीवा के बैंकों में पड़ा होता है जो क्वेश्चन नहीं करता ये पैसे कहाँ से लाए, और वो लेकर अपनी दौलत, सियासतदान ही नहीं बल्कि जो भी लोग होते हैं सर्विसेज में, वो भी अपनी दौलत वहाँ रखते हैं या वहाँ जाकर अपने बच्चों को, यूरोप और अमेरिका में दुनिया भर के मुसलमानों के बच्चे वहाँ पर, बीवियाँ वहाँ पर, खानदान वहाँ पर, और यहाँ नौकरियाँ, मुलाजमतें यहाँ पर, कमाई यहाँ से, दौलत वहाँ पर जाकर होती है सर्फ। अगर ये सारी दौलत हम लोग निकलवा लें और वो उसको अपने मुल्क में ले आएँ, या हमारे मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया अरब मुल्क, उस वक्त जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया था 2008, 9, 10 में, तो उस वक्त अरब शहजादों है वो यूरोपीय बैंकों के दिवालियापन को रोक रही थी। वो बैंक डिफॉल्ट करने वाले थे, ये अरबों डॉलर लेकर गए कि जनाब ये रखिए अपने पास और आप डिफॉल्ट से बच जाएं। उनको बचाया गया, लेकिन 1 रुपया भी ये फ़लस्तीनियों के लिए खर्च करने को तैयार नहीं है और फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कौन होता है? हिजबुल्लाह है, जो बाकायदा एक जदीद ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के तौर पर टकराती है, और हमास है जो इसराइल के साथ टकराती है। PLO वो थी जब यासिर अरफात जिंदा थे तो वो काम कर रही थी। और भी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं। जहाज हब्बाश की तंजीम अब भी है,
लैला खालिद थी, वो तंजीमें अब भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन आबादकारी जो है वो तेजी से बढ़ी है। फिर बड़े बड़े मैसेकर हुए हैं, बड़े बड़े जिनोसाइड के वाक़यात हुए जहाँ फ़लस्तीनियों को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा है। आप सबरा और शीतला के जो वो कैंप थे वहाँ पर किस तरह से घेरा डाला गया और वहाँ किस तरह से बशीर अल जवाल का कत्ल किया गया। अगरचे वो लबनान का सदर था, ईसाई सदर था, लेकिन कत्ल शेरून ने करवाया था और इसलिए करवाया था ताकि उसकी आड़ लेकर वो मुसलमानों का कत्लेआम करे, फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से वहाँ उनका कत्लेआम करे और यासर अरफात की फ़ौज को जो है वहाँ पर मिलियामेट कर दे। यासर अरफात एक दिन पहले वहाँ से निकल कर ले गए, अपने 15,000 20,000 जो भी उनके साथी थे उनको लेकर निकल गए थे ताकि इस वारदात से बचें, लेकिन उसने अगले दिन निहत्ते फ़लस्तीनियों का गाजर मूली की तरह उससे पहले, यानी उससे ठीक 10 साल पहले देखे गरब उर्दून में किस तरह से बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। और फिर सवाल करें अपने आप से, भाई ये ब्लैक सितंबर जब लिखा जाता है तो क्या चीज आती है सामने? आप चले जाएं, आपको सामने नजर आ जाएगा। अगर फ़लस्तीनियों के कातलों के नाम तलाश करने हैं तो आप जाकर गूगल में या ये तो तारीख है ना जो हमें बता रही है, तारीख जो हमें बता रही है। हम अपनी चेंज करेंगे, सबक सीखेंगे, आगे इस तरह की कोई तारीख नहीं बनाएंगे, ये तो सोचना होगा ना तमाम मुस्लिम ममालिक को। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, ये जो सूरत हाल है फ़लस्तीन की है तो पुरानी, लेकिन आज जो जुल्म सितम और जिस तरीके से ये बढ़ गया है, आज OIC का इजलास हो, यूनाइटेड नेशन का इजलास हो, उस पर बात हो, मजम्मती करारदादें हों, 2 स्टेट सोल्यूशन हो, किया क्या जा सकता है? हम सिफारशी सतह पर दबाव अगर डालने की बात करें तो पूरे मुस्लिम ममालिक किस तरह इजराइल पर दबाव डाल सकते हैं? देखिए, मुसलमान ममालिक को अगर दबाव डालना है तो वो दबाव यूरोप में और अमेरिका में डालना है और उससे किसी किस्म की नताइज निकलने के इम्कान मुझे इस वक्त कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नेतन्याहू ने, एक तो चूंकि ये मसला हुआ है तो नेतन्याहू तो वजीर आजम रहेगा और नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी जो है वो चाहते हैं इजराइल, सारा जो वेस्ट बैंक है उसको वो पूरे कब्जे में लेके और इसको एक इजराइल बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि इसमें इजरायली अरब भी रहेंगे, लेकिन उसके भी इम्कान मुझे कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इजरायली अरबों पे हमले किए हैं इंतहा पसंद इजरायलियों ने, और इजरायली पुलिस खड़ी रही और वो हमले होते रहे, मुझे लगता है कि वो उसी तरफ चल रहे हैं जो कि लिकुड की पुरानी ख्वाहिश थी कि साहब हम इसको सारे इलाके खोलेंगे और जो यहाँ पे इजरायली अरब कहलाते हैं उन इजरायली अरबों को भी हम कोशिश करके और जॉर्डन भेज देंगे, नहीं तो वो ये अगर रहेंगे तो ये एक सबड्यूड गुलामों की हैसियत से रहेंगे। तो ये लगता है कि उनका प्रोग्राम है और इसमें बदकिस्मती ये है कि OIC या अरब लीग इनकी मुलाकातें हो सकती हैं, इनकी करारदादें वो कर सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल सरजमीन की जो सूरत हाल है उस पर वो असरअंदाज नहीं हो सकते। अब ये क्या सब अभी आपने देखा कि ब्लिंकन साहब ने टेलीफोन किया कुरैशी साहब को, तो उसमें उन्होंने इजराइल का जिक्र ही नहीं किया। वो चाहते हैं कि ये जो मसला है अभी, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अरब ममालिक में टेलीफोन किए, वहाँ पे इजराइल का जो ये जो मसला है अभी उसकी बातचीत की, लेकिन जो सानिया है अभी उसकी बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी बात नहीं की। वो चाह रहे हैं कि ये वाजे करें कि ये अगर मसला है तो ये अरब और इजराइल का मसला है, इसमें किसी और मुसलमान मुल्क का कोई दखल नहीं होना चाहिए। यानी इंडोनेशिया जो कि 2 सबसे बड़े मुसलमान मुल्क हैं, उनको वो इससे बाहर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो भी बातचीत हो वो सिर्फ अरब ममालिक के साथ हो, और वो अरब ममालिक के साथ बातचीत इस बिना पे हो
कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो रहेंगे। जो अभी रिश्ते कायम किए हैं मिस्र ने तो किए थे पहले ही, लेकिन जो सऊदी अरेबिया ने रिश्ते किए हैं, जो यूएई ने रिश्ते किए हैं, जो बहरीन ने रिश्ते किए हैं इजराइल के साथ, वो कायम रहें। और जो मुस्तकबिल नेतन्याहू की लिकुड पार्टी चाहती थी, और ये मैं नहीं कह रहा कि सब इजरायली चाहते थे, लेकिन ये जो लिकुड वाले चाहते थे उसकी तरफ ये अब पेशरफ्त हो रही है। तो उसमें कि हमारे पास फिर तो वही बात हो गई नजमुद्दीन शेख साहब जी। सी बात शेख साहब, आपने कहा लिकुड पार्टी इलेक्शन हार गई है। अब तो नेतन्याहू दार को बरकरार रखने और दाखिली बहरान से तवज्जो हटाने के लिए वो इस फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। आपको ये नहीं नजर आता है कि वो जो है एक जिस तरह से आप नहीं समझ रहे जी, क्योंकि इस हटा रहा है ना इसके साथ साथ। हाँ भाई देखिए, तवज्जो हटाने के साथ वो दूसरे मकासद भी तो कायम कर रहा है, और उनकी तरफ चल रहा है कि उनकी कंप्लीशन हो जाएगी। तो जरा 1 मिनट आप और किसी से बात कर लें, मेरे एक और टेलीफोन आ रहा है। ठीक है शेख साहब, हम आप दोबारा रब्ता करते हैं। नजमुद्दीन शेख साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ज़ाहिर वो इम्पोर्टेंट है, और जो बात की जा रही है अरब ममालिक की, जब पर्सनल इंटरेस्ट आपके सामने होता है तो आप उस तरीके से अपना रिएक्शन शो नहीं कर पाते, उस तरीके से आप बात नहीं कर पाते, प्रेशर नहीं डाल पाते, क्योंकि आपके नज़दीक अपने इंटरेस्ट जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही कुछ हो रहा है। अगर पाकिस्तान, सूडान, तुर्की, मलेशिया, ये 4-5 ममालिक खड़े हैं और बात कर रहे हैं और वाक़तन जो है वो कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ 4-5 लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा, या 4-5 ममालिक से तो कुछ भी नहीं होगा। ज़ाहिर इतनी बड़ी हमारी मुस्लिम उम्मा है, इतने ज़्यादा ममालिक हैं, अगर सब मिल के बात भी करें, प्रेशर भी डालें तो ही असर होगा ना लगारी साहब। जब पर्सनल इंटरेस्ट पहले आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर वो आप अगर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आप उस तरह नहीं बन पाते। फिर असल बात यह है कि नेतन्याहू इस वक्त इसराइल में बहुत ही बदनाम तरीन सियासतदान बन चुका है। उसकी बीवी की करप्शन, उसकी अपनी करप्शन खुल चुकी है और उसके खिलाफ वोट तक आ चुका है, और वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इक़्तिदार पर बरकरार रहने के लिए उसने मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया है, ताकि 2 तरह के मकासद हासिल हो। एक तो ये इक़्तिदार में बाकी रहे, और नजमुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं कि ये रहेगा। मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि लिकुड पार्टी के हार जाने से, या उसके वोट कम हो जाने से, या उसके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात होने से, उसकी बीवी पर करप्शन के इल्ज़ामात होने के बाद वो इक़्तिदार में कैसे रह सकेगा। उसका एक तरीका उसने यही तलाश किया है कि मज़ीद आबादकारी की जाए और मज़ीद मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। अगर मुसलमान ममालिक मिलकर जो इसराइल से ताल्लुकात अमेरिका के इशारे पर निभाए चले जा रहे हैं, कल उनकी गर्दन पर आएगा। यही तो बात ये नहीं सोच रहे हैं कि जो इस तरह की खुशहाली लेकर बैठे हैं, दुनिया की बड़ी मैशतें लेकर बैठे हैं, और फी का शरह आमदनी बड़ी बड़ी जो है जिन ममालिक के पास है, यही ममालिक हैं, कतर है, मुत्तहदा अरब इमारात है, बहरीन है, कुवैत है, इनके पास दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ भी हैं और इनकी फी का शरह आमदनी भी ज़्यादा है, और वो ये समझ रहे हैं कि हम इसको बरकरार रख पाएंगे इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके और फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज करके। उसका टारगेट फ़लस्तीनी नहीं है भाई, वो सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं है, वो फ़लस्तीनियों को मिलियामेट कर रहा है। आपने अगर इस तरह के मिलियामेट होते देखा तो वो आगे बढ़ेगा, वो उर्दू की तरफ आएगा, वो सऊदी अरब की तरफ आएगा, वो दीगर इस्लामी ये सोचना होगा ना लगारी साहब तमाम अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को, कि आज अगर फ़लस्तीन है तो कल खुदा ना खास्ता हम भी हो सकते हैं। अगर आज हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो फिर बाद में हम किसको जिम्मेदार करार देंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जमील अमीनी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की और तमाम मुस्लिम उम्मा के किरदार की, अगर मैंने बात की 4 ममालिक के मैंने नाम लिए कि जी सबसे पहले तो पाकिस्तान, फिर तुर्की, मलेशिया, सूडान, ये 4-5 ममालिक हैं जो बात भी कर रहे हैं, जो आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन बाकी सब खामोश हैं। एक मजम्मती बयान के अलावा आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि वो डायरेक्ट प्रेशराइज कर सकते हैं इसराइल को, दीगर जो ममालिक हैं उनको, ताकि वो इसराइल पर प्रेशर डलवाएं, लेकिन जो खामोशी है, इस खामोशी का खुमियाजा कैसे भुगतना पड़ सकता है हमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम तरीन मौके के लिए, हमारा नुक्ता नज़र जानने के लिए हमें
मौका फराहम किया है। मौका मुबारकबाद देने का नहीं है, मगर बात ये इलाही हक़ को बुलंद करने के लिए आपने जो आवाज़ उठाई है, अल्लाह ताला आपको इसकी अजर अज़ीम और जज़ाए खैर अता फ़रमाए। देखिए मोहतरमा के अब मामला वही है कि मज़म्मत मज़म्मत मज़म्मत, मुझ जैसा हल्का आदमी और छोटा आदमी तो मज़म्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, मगर साहिब इक़्तदार जो आला अल्लाह ताला ने उनको मनसब अता फ़रमाया है और इस्लामी मुल्क का आपको सरबराही अता फरमाई है, तो आपको तो मरम्मत की कॉल देनी चाहिए ना। आपको तो ये होना चाहिए कि आप उसको कहें कि हम मरम्मत करने को तैयार हैं। फिर आपने ये शाहीन, ये गौरी, ये सारी चीज़ें जो आपने बनाई हैं वो किस दिन के लिए बनाई हैं? हम बर्मा को देखें, हम दूसरे कश्मीर के मामलात को देखें तो डायलॉग्स होते हैं 70 सालों से तकरीबन जो है, और तारीख़ तो बहुत पुरानी है बैतुल मुक़द्दस शरीफ की, मस्जिद अक्सा की, मगर 70 सालों से देखें खून रंग की होलियाँ खेली जा रही हैं ना, और उस पर कोई इक़दाम नहीं उठाया जाता। हमसे बेहतर तो वो लोग हैं जो वसाइल के एतबार से और एटॉमिक होने के एतबार से इतने पावरफुल नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ उठाने को तैयार हैं। मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, तो क्या अब फ़लस्तीन वाले क्या पाकिस्तान को देख रहे हैं? वो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि कश्मीर के मामले में ये मिली नगमे भेज देते हैं बना कर। ये कश्मीर का जब मामला आता है तो कश्मीर में जो है वो मिली नगमे चल रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने ये तैयार कर लिया जनाब, ये हिकमत अमली है, ये पॉलिसी। दूसरी बात, खुमियाजा क्या भुगतना होगा? देखें, इनका थिंक टैंक जो मंसूबा है वो ये सिर्फ फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस तक, मस्जिद अक्सा तक नहीं है। मस्जिद अक्सा को जब ये डामोलिश कर देंगे उसके बाद इनका कदम हिजाज़ की तरफ होगा, मदीने की तरफ होगा, मक्के की तरफ होगा। आपके ये दो शहर जो अमन व सलामती वाले हैं ये भी नहीं बचेंगे, और जब ये नहीं बचेंगे तो आप देखिए इसका दायरेकार कहाँ तक बढ़ता हुआ वसी हो जाएगा। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से लेकर अब तक मदीने शरीफ से जब ये सारे ज़ायनिस्ट निकाले गए, ये यहूद और नसारा निकाले गए, तो इनको पनाह मिलने वाली ज़मीन पर अब ये अपनी अजारादारी को कायम करना चाहते हैं। ये छोटे से खित्ते पर जब इनको जगह दी गई तो अब ये उसका तूल व बलाग बढ़ाना चाह रहे हैं, और बढ़ाने का फार्मूला इनके पास ये है कि जो उनमें रुकावट डालता है उसको मारें, दरिंदगी का निशाना बनाएं। दूसरी बात ये है, हमारा ये जो तारीख़ी विरसा है, मैं एक चीज़ की और मजम्मत करना चाहता हूँ। कल परसों में देख रहा था, मुझे नहीं मालूम वो मोहतरमा कौन है, मगर हमारी नेशनल असम्बली में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें तो किबला अव्वल की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारा तो किबला सोचना होगा कि इसका दायरा बढ़ सकता है, और अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल को हमारा मुल्क भी हो सकता है। ये सोचना होगा सबको। अल्लामा अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर, उनसे बात करेंगे। अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम बात करते हैं कि जी इतना जुल्म फ़लस्तीन पर हो रहा है, आज मजम्मत एक मुल्क देता है, फिर OIC का इजलास होता है, वहाँ पर मजम्मती करारदाद जमा होती है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है, बस और कोई सोल्यूशन नहीं है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन के 3 इजलास होते हैं, लेकिन नतीजा क्या? हम जब बात करते हैं जी अमली इक़दामात, तो अमली इक़दामात हो क्या सकते हैं? दुनिया क्या कर सकती है और करना क्यों नहीं चाहती? देखिए, पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि इजराइल जो है ना वो इंटरनेशनल आउटलॉ है। एक टर्म होता है इंटरनेशनल आउटलॉ। तो इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि एक ऐसी रियासत है, बल्कि जो कि सारी दुनिया में बेलगाम, बगैर किसी एहसास जिम्मेदारी के वो हर किस्म की हरकतें करती है, और उसका टारगेट जो है वो बदकिस्मती से फ़लस्तीनी कौम है। और फ़लस्तीनी कौम एक हैसियत रखती है, ये एक बहुत बड़ी कौम है। अभी सारे प्रोफेशनल लेवल के लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, बहुत से टीचर्स। ये इस कौम के साथ जो ज्यादती हो रही है वो इसका कोई पैमाना नहीं है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। अच्छा, अब जो एक्शन हुआ है आप जिसका जिक्र कर रही थी, तो वो OIC का सेशन हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ, जिसमें कि कुछ खास नतीजा इसलिए नहीं निकला कि वो बैनुल अक़वामी सियासत वहाँ छाई हुई है। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया में इस चीज़ का एक बैनुल अक़वामी बरादरी को इस सारे मसले को फौरन के फौरन टेकअप करना चाहिए, क्योंकि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब वो जो रेड लाइन कहते हैं वो रेड लाइन
क्रॉस हो चुकी है। सर रेड लाइन तो क्रॉस हो गई, लेकिन आपको लगता है कि टेकअप किया जाएगा? यहाँ तो पर्सनल इंटरेस्ट खत्म नहीं होते। या मैं देखिए ना, यानी ये हालांकि पाकिस्तान का रोल बहुत शुरू जमाने से पाकिस्तान ने हमेशा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस मसले में, और जितने यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े रेजोल्यूशंस थे 242, 363, वो पाकिस्तान की कोशिशों से हुए थे अडॉप्ट। तो अब मैं समझता हूँ कि दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो जब तक असरअंदाज नहीं होंगे, जब तक वो एक स्टैंड नहीं लेंगे, तो फ़लस्तीनी कौम उसी तरह बेचारी बर्बाद होती रहेगी और तबाही का सामना करती रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जब हम बात करते हैं जी अमली इक़दामात, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो कि पेश किया गया है, 2 स्टेट सोल्यूशन क्यों, क्या आपको लगता है ये एक सही हल है? क्योंकि दहशतगर्द इजराइल जो वहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहा है, उन्हीं के इलाके पे कब्जा कर लिया। 15% इलाका है जो कि फ़लस्तीनियों के पास है, और उसके बाद उस दहशतगर्दी के जवाब में आप हल पेश करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। क्या आपको लगता है कि वाकई सही एक सोल्यूशन है? हाँ, मतलब कि जो जिस तरह की सूरत हाल थी, ये 1990 में ओस्लो अकॉर्ड के तहत 2 स्टेट सोल्यूशन का प्रपोजल आया, और वो दोनों फरीक ने उसको कबूल किया, PLO ने उस ज़माने में और इजराइल ने। तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन एक रीजनेबल बात है। हालांकि पहले जो अरब मुल्कों का और फ़लस्तीन का स्टैंड था वो था कि इजराइल का वहाँ होना ही गलत है। अब मसलहतन फिर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई और वो भी मानी गई, लेकिन इजराइल जो है उससे मुकर गया। मैं जॉर्डन में सफीर रहा हूँ पाकिस्तान का, और मैं यासिर अराफात से मेरा राब्ता रहता था और PLO से राब्ता रहता था। तो वो लोग तो 2 स्टेट सोल्यूशन से कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन वो फिर भी वो चाहते थे कि कम से कम ये हो जाए कि एक इनकी रियासत बन जाए। तो वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी एक बनी, PNA। वो PNA अभी भी जो वहाँ पे है वेस्ट बैंक में मगरबी किनारे पे, वो PNA का कंट्रोल है वहाँ पे, लेकिन गाजा में अब हमास का कंट्रोल है। तो एक तो मसला उन दोनों का भी है, वो उसकी वजह से उनके मुत्तहिद ना होने की वजह से भी उनकी टोटल स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ गई है। तो बस ये बहुत बदकिस्मती है। अब इजराइल जो एक उसने बहाना लिया हुआ है, रॉकेट अटैक हो रहे हैं, तो रॉकेट अटैक तो होंगे जब एक कौम बिल्कुल ही बेजार हो जाए, निहत्ती दीवार, पुश्ड अगेंस्ट द वॉल जिसको कहते हैं, तो पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, वो उनके जो भी पहले पत्थर चलाते थे अब वो रॉकेट चला रहे हैं। लेकिन ये इजराइल को चाहिए कि इनको इनके हकूक़ को कबूल करे, इनको वो कम से कम उतनी मराद दे जो कि एक इंसानी तकाजा है। जो सियासी मसला है उसको अलग रख के कम से कम इस इंसानी तकाजे को तो पूरा करे। लेकिन सर तो ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं? कहाँ है जेनेवा कन्वेंशन जिस पर इतना चीखा जाता है, एक शख्स के लिए इतनी आवाज़ें उठाई जाती हैं कि जी जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें खड़ी जाती हैं, यहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं, एक हफ्ते में 200 लोगों को जो है वो मार दिया गया, जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। इनके लिए तो दुनिया खामोश है, इनके लिए तो कोई नहीं बोलता कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश हैं। यहाँ पर तो कोई जेनेवा कन्वेंशन नहीं आता। ये जिनीवा कन्वेंशन वगैरह जो बने हैं ठीक है, बड़े अच्छे उसूल हैं, लेकिन ये सिर्फ सियासी तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। जहाँ इनको सूट करता है वहाँ ये उसको इन्वोक करते हैं, उसको ले आते हैं, राइज करते हैं, और जहाँ नहीं करता है वहाँ उसको इग्नोर करते हैं बिल्कुल। तो ये तो एक शुरू ज़माने से ये मसला है कि मगरबी ताकत और मगरबी असर दुनिया में इतना छाया हुआ है कि वो जितने भी उसके राइट साइड पे नहीं आते हैं उनको कुछ नहीं करते ये, और जो
जो उनके साथ हैं उनको सब कुछ देते हैं, सारे मराद देते हैं। बिल्कुल, ये लगारी साहब यही तो बात है ना, फिर ये क्यों बने कन्वेंशन? अगर अपनी मर्जी से ही काम करना है, जहाँ इनको लगेगा कि हाँ जी सियासी जो मामलात हैं उस पर तो हम अपने बयानात भी देंगे, यहाँ पर कन्वेंशन जो है वो फाल भी हो जाएगा, यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाएंगी, लेकिन जहाँ अपने इंटरेस्ट नहीं होंगे यहाँ पर ये तमाम तंजीमें भी खामोश रहेंगी। एक मछली समंदर में फंस गई और लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, मछली को बचाने की कोशिश हो रही है, इधर से देखें वो रिलीफ करने वाले लोग जा रहे हैं, वहाँ से लोग जा रहे हैं, समंदर जो एक जगह पर वो मछली उधर फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं और रात दिन चैनल चल रहे हैं, सारी दुनिया की तवज्जो उधर गई हुई है मछली को बचाने के लिए। यहाँ हज़ारों इंसानों की ज़िंदगी पर बनी हुई है, यहाँ किसी की तवज्जो नहीं जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल चुप करके दम साथ का टुक टुक दीदम दम न कशीदम, ये सूरत हाल बनी हुई है। और दुनिया की बेहिसी जो है वो तो हम सारी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक चैलेंज है। ये एक तरफ इसराइल की जारहियत चैलेंज है और दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक की खास तौर पर और सारी दुनिया की जो बेइज्जती है वो खुद इंसानों के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानों के इंसान होने के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। क्या इन्होंने और इसराइल का क्या इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम होता है। क्या किया था इन्होंने जब ये लेबनान पर 2003 में गए थे और वहाँ अटैक करने के लिए गए थे, और फिर उसका नतीजा 2008 का वाक़या था जब ये गए थे, तो उसके बाद हुआ क्या था, इनके साथ क्या हुआ। ये तो 1 इंच ज़मीन पर नहीं उतर सके थे और वो अपने 2 आदमियों के छुड़वाने के बहाने से उन्होंने लेबनान को किसी हद तक खंडर बना दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनका मुंह तोड़कर मुकाबला किया और उनको उस सरजमीन पर कदम नहीं रखने दिए। और न सिर्फ उनको कि वो जो लेबनान पर चाहकर फतह उसको कब्ज़े में लेना चाहते थे, नहीं ले सके थे और उनके पास कोई ऐसी वो ताकत नहीं है। लेकिन ये जो हिजबुल्लाह है, ये जो हमास है, ये जो PLO है, PMLO, तो वैसे भी निहत्ती हो गई है, अब उसके पास तो कोई उसकी है, हमास की है। हमास भी क्या उसके पास अगर कोई चंद एक रॉकेट हाथ लगे हैं उसके साथ वो क्या लड़ाई करेगी। सर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो गलत भी हैं, फॉल्स भी हैं, वो दिखाया जा रहा है कि हमास ने किए हमले और वो ऐसा नहीं है। जो दीगर ममालिक की जो मीडिया है वो दिखा रहा है वो गलत भी हैं, ये साबित भी हुआ है कि वो गलत हैं वीडियोस। हाँ यकीनन ऐसा है कि वहाँ पर जो है कैमोफ्लेज भी हो रहा है जी। और कैमोफ्लेज इसलिए किया जा रहा है कि दुनिया की तवज्जो हटाई जाए और ये जो है फ़लस्तीनियों से मंसूब किया जाए कि फ़लस्तीनी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो इसराइलियों के, यहूदियों की जान के लिए ख़तरा। भाई अगर किसी भी शख्स पर, किसी भी कौम के किसी भी इलाके पर जाकर कोई कब्ज़ा करके बैठ जाए और वहाँ पर जो है जो मकामी बंदा हो उसका जीना हराम कर दे, तो उसके पास रिटेलिएट करने का और क्या तरीका होगा। वो मुज़ाहमत करेगा, वो तो बेचारे गुलैल से मुज़ाहमत कर रहे हैं, वो इंतफादा से मुज़ाहमत कर रहे हैं। बच्चों की शक्लें देखें, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहूंगी कि दिखाएं, आप बार बार दिखाएं, फुल स्क्रीन पर वो फुटेजेस दिखाएं। वो बच्चे वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि भाई क्या कसूर है हमारा, निकल जाओ हमारी सरजमीन से, हमें क्यों मार रहे हो, हम क्यों नहीं रह सकते सुकून से अपने घर में, हमारे बाबा को क्यों मार दिया, हमारी माँ को क्यों मार दिया, हमें क्यों मार रहे हो। लेकिन वो जो जज्बा है ना उनका, मैं चाहती हूँ कि बार बार वो वीडियोस चलाएं, वो दिखाएं कि वो बच्चे कितनी हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने बचपन से यही जुल्म सितम देखा, बचपन से उन्होंने यही सब कुछ देखा, आज वो बच्चे डट के खड़े हैं। वो मस्जिद अक्सा में वो लोग, वो बच्चे, वो जवान, वो तमाम लोग, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बच्चे हों, वो कहते हैं कि जी मार दो हमें, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये कितनी लाशें उठाएंगे, आखिर इन लोगों का कसूर क्या है भाई, ये कितनी लाशें उठाएंगे। रोज़ लाशें उठती हैं, रोज़ घर तबाह होते हैं, ना वो रह सकते हैं ना वो जी सकते हैं। क्यों चुप हैं सब, क्यों नहीं बोलते। मैं चाहूँगी कि आप अल्लामा जमील साहब आप थोड़ी रोशनी डालें। सर हम कितने बुज़दिल हैं, हमसे अच्छे तो ये फ़लस्तीनी बच्चे हैं जो कम से कम खड़े तो हो सकते हैं, इन टैंकों के सामने, इन बंदूकों के सामने बोल तो सकते हैं। हमारे अंदर तो वो भी हिम्मत नहीं है। जी देखिए, एक तो होता है जुल्म और मज़लूम की पुकार पे नहीं बोलना और जालिम को नहीं टोकना, जालिम को नहीं रोकना भी जुल्म कहलाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं बोलने वाले भी जालिमों के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये आपने अभी जो बातें कही कि छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए बिल्डिंगें गिरती हुई नज़र आ रही हैं हमें, और धमाके की जद में और जो गोलाबारी की जाती है उसमें बिल्डिंगें गिरती हैं, तो नुकसान देखकर अफसोस होता है।
लेकिन आप देखिए कलेजा उस वक्त मुंह को आता है जब छोटा सा बच्चा जो है उसके ऊपर बुलेट्स लगे हुए हों और वो खून के अंदर नहाया हुआ नज़र आता है। तो क्या कोई माँ पाकिस्तान में बैठकर अपने लखते जिगर को ऐसा देखना चाहती है? नहीं। क्या हिंदुस्तान में कोई माँ देखना चाहती है? नहीं। पूरी दुनिया के अंदर अगर सवाल किया जाए तो कोई माँ कैसी ही क्यों ना हो वो नहीं देखना चाहती अपने बच्चे का, अपने जिगर गोशे का इस तरह में हाल। दूसरी बात, आप जो भी बात कह रहे थे कि बड़ी बड़ी इंसानी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, जो चैम्पियन बने हुए होते हैं, वो कहाँ हैं? अभी ये जो एनालाइज जो कर रहे थे कि एक मछली अगर फंस जाती है तो उसको निकालने के लिए जनाब आली पूरी मीडिया और पूरी टीमें वहाँ होती हैं और पूरे वो दिन उसमें लगा देते हैं और कहते हैं हमने एक टारगेट अचीव कर लिया। तो आप देखें कि यहाँ पर तो 200 के करीब तकरीबन अब तक 200 से ज़ायद हो चुके होंगे जो शहादतें हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ उनके लिए कुछ भी नहीं बोला जा रहा उनके लिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर हम जो बैठ कर ये जो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, मैं फिर आपसे कहूँ कि बैतुल मुक़द्दस वो मकाम है, बैतुल मक़दिस वो मकाम है जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मुसलमानों की हम बात करें, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। इसके जिस्म पे देखिए कहीं दर्द हो तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। तो हम क्या मतलब हमारा जिस्म पैरालाइज हो चुका है? बहैसियत मुसलमान क्या हम जो है वो लागिर हो चुके हैं? बहैसियत मुसलमान हमारी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है? क्या हम अब इतने भी लायक नहीं रहे कि हम अपने पाँव पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा सकें? तो कहने का मकसद मेरा यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में आंखें डालकर आप बातें करें और आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक अमली मशक कर दें, कम से कम ऐलान कर दें, कम से कम धमकी दे दें। और देखिए मैं वो वाली एक्सट्रीमिज्म वाली जिहाद की बातें नहीं कर रहा, मैं तालिबान वाली बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं करूं, मैं अपना हिस्सा डालूं, आप अपना हिस्सा डालें, अली सरवर नकवी साहब अपना हिस्सा डालें, लगारी साहब अपना हिस्सा डालें, कुछ नहीं कर सकते तो भाई आवाज तो उठाए ना, बात तो करें ना कहीं तो पहुंचेगी ना हमारी आवाज, कोई तो सुनेगा ना हमारी आवाज। हम चुप तो ना रहें, चुप के ताले क्यों डाल दिए अपने मुंह पर? ये अरब ममालिक नहीं, मुस्लिम उम्मा ने। सर यही बात अली सरवर नकवी से करना चाहूंगी। अली साहब, ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन कहाँ है? ये क्यों काम नहीं आती जब फ़लस्तीन पर जुल्म होता है, जब कश्मीर पर जुल्म होता है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वो हमें दिखाई तो दे रहे हैं, यहाँ तक मीडिया की रसाई है, लेकिन जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। हमें तो पता भी नहीं है वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, हमें तो वहाँ तक रसाई नहीं है, किसी भी चैनल को वहाँ तक रसाई नहीं है। तो ये जो जुल्म हो रहा है, यूनाइटेड नेशन क्यों बना था? या अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस क्यों बनी थी? जब इन पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, जब इनको किसी काम में नहीं लाना, ये जेनेवा कन्वेंशन हो गया, दीगर तंजीमें हो गई, तो फिर ये बनी क्यों थी? इनका क्या मकसद क्या था? देखिए बात यह है कि ये जितनी भी कन्वेंशंस और अक़वाम मुत्तहिदा और जितने भी ट्रीटीज़ और रूल्स, इंटरनेशनल लॉ, ये सारा कुछ ये इस्तेमाल करते हैं सियासी मकासद के लिए। और जो जितने भी ऐसे इश्यूज हैं जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है या उनको सूट नहीं करता है, जिसमें आपने कश्मीर का जिक्र किया, ये एक ऐसा मसला है जिसमें कि उनको सूट नहीं करता है कि कश्मीर के मसले को अव्वल तो एक्नॉलेज करें, उसको कबूल करें कि एक वहाँ मसला है, और दूसरे उसका हल ढूंढें। नहीं, वो कुछ भी नहीं। आज की खबर ये थी कि कश्मीर में कुछ लोगों ने मुजाहरा किया इजराइल के खिलाफ, तो उन सबको अरेस्ट कर लिया भारतीय फोर्सेस ने। तो यानी वहाँ पे एहतजाज भी नहीं अलाउड है, एहतजाज एक इंसानी हुकूक के पामाली का वो भी अलाउ नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक परेशान कुन बात है, लेकिन इसमें हल तो सिर्फ ये है कि आप अपनी ताकत बनाएं। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बड़ी बनाएंगे, अपनी कोशिशों से अपने को दुनिया में अपना लोहा मनवा नहीं लेंगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो लॉ ऑफ द जंगल यहाँ पे है, यहाँ कानून जंगल का चल रहा है। जो ताकतवर है वो जो चाहे कर ले, जो कमजोर है वो उसके ऊपर हर किस्म की ज्यादतियाँ होती रहती हैं और उसका कोई अजाला नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बहुत ही जहाँ तक पाकिस्तान का अकेला सवाल है, हम ठीक है आप कह रही हैं कि कम से कम हम उनके आँख में आँख डाल के बोलें और हम
एहतजाज करें, कहीं ना कहीं कोई सुनवाई होगी। मैं नहीं समझता कि कहीं कोई सुनवाई होगी। आप कर लें और हम करते रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने 40 साल डिप्लोमेटिक करियर के बाद यही मैं नतीजे में पहुंचा हूं कि ये दुनिया का रिवाज कुछ ऐसे ही है कि हमारे साथ ज्यादतियां होती जा रही हैं और कुछ भी नहीं होता। तो सर ये जुल्म हम ऐसे सहते रहें, फिर हम बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएं? नहीं, आप अपने को बिल्डअप करें भाई। देखिए ना बीबी, आपको अपनी ताकत बनानी है। सिर्फ एहतजाज और तकरीरें और रेटोरिक से नहीं कुछ हो सकता है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। आज ज़ाहिर इस बात का बहुत एहसास होता है कि हम एक एटमी ताकत हैं पाकिस्तान, यहाँ हमारी फ़ौज हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, हमारी सरहदों पर हिफाजत कर रही है, हमारी हिफाजत कर रही है, हम सुकून से हैं। लेकिन अगर फ़लस्तीन जैसा मुल्क जो कि नहीं है इतना पावरफुल, उस पर कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने, और उस मुल्क की मदद करने की जब बात की जाती है तो ज़ाहिर सिर्फ एक मुल्क तो मदद नहीं कर सकता, तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना होगा ना, तभी हम मदद कर सकते हैं। लेकिन हम करना नहीं चाहते, उसकी बजाय हमारे पर्सनल इंटरेस्ट। मैं चाह रही हूँ अली सरवर नकवी साहब कि क्या इसका कोई हल मौजूद है और हम क्या उस जानिब बढ़ सकते हैं? क्या एहसास हो सकता है, एहसास दिलाया जा सकता है? या बस मतलब कि हमारे तरफ से जो कुछ हो सकता है वो तो हो रहा है और भी इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी वजह इसके नतीजे में कोई आपको वहाँ पे कोई रिलीफ मिलेगी या हल निकलेगा। ये सूरत हाल ऐसी है कि सारी दुनिया जो है इनके रहमो करम पे है और ये लोग जिस तरह चाहते हैं वह उसी तरह करते हैं। जितने भी मसाइल हैं, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में और इराक में क्या हो रहा है, तबाही मची हुई है, तबाही। उसका कोई किसी को ख्याल भी है नहीं है। तो सीरिया मैं जानता हूँ, इतना अच्छा मुल्क और इतने अच्छे लोग, उन लोगों को दर बदर करके सारे दुनिया में फैला दिया है। आपके इस्लामाबाद में एक फैमिली मैंने देखी जो कि सीरियन रेफ्यूजीज हैं और वो सड़क पे बैठे हुए थे, पैसे मांग रहे थे। तो मतलब कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और मुझे तो साफ बात समझ में नहीं आता है कि इसका क्या हाल होगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद ज़ाहिर आप भी यही बात कह रहे हैं कि नहीं समझ में आता कि इसका क्या हाल है। लगारी साहब, हम यहाँ पर हल तलाश करने तो नहीं बैठे ज़ाहिर है, लेकिन हम ये सवाल ज़रूर करने बैठे हैं कि जो ताकतें हैं, जो रियासतें हैं, वो फ़लस्तीन के लिए क्या सोच रही हैं, वो हल तलाश करना चाहती भी हैं या नहीं। और हम अपनी आवाज़ तो उठाएंगे। मैं समझती हूँ कि हर शख्स को अपने तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ इंसानियत का खून हो रहा है, इंसानियत की जान जा रही है, इंसानियत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हम ये यकीनन सवाल तो कर सकते हैं ना कि आप इसका हल तलाश करने के लिए संजीदा हैं भी या नहीं। देखिए, हम तो आम आदमी हैं ना, जिस तरह मुफ्ती साहब कह रहे थे और जिस तरह से नकवी साहब कह रहे हैं, हम तो आम लोग हैं, कामनर हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि अगर कुछ नहीं तो खौफ की एक चीख ही सही, आवाज़ दोस्तों, कोई आवाज़ दोस्तों। हम आवाज़ ही निकाल रहे हैं, हम ये चीखो पुकार ही कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने बच्चों का लहू बह रहा है, हम देख रहे हैं कि माएँ जो हैं अपने बच्चों से महरूम हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी जवां साल बच्चियाँ उनके सरों के ऊपर और उनकी पुश्त के ऊपर घुटना रख कर बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। देख रहे हैं हम लोग, और ये आज से नहीं देख रहे हैं, हम तो उस वक्त से देख रहे हैं जब से ये एक नाजायज़ रियासत वजूद में आई है, तब से ये हो रहा है। घर पे उर्दुन में ये अरब इसराइल जो जंग हुई थी 1967 की, जिसमें बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था और साराए सिना की तरफ चले गए थे, क्या हुआ फिर आखिर में ये हुआ कि वो अपना अनवार सादात जाकर 2 घुटने जाकर टेक कर बैठा हुआ था वहाँ और कह रहा था कि जनाब वो जिमी कार्टर के साथ और जेराल्ड फोर्ड के साथ बैठकर मामला तय कर रहा था।
और पीछे हट रहा था कि जनाब हम तो इसराइल के साथ नहीं लड़ सकते, वहाँ बैठकर इसराइली वज़ीर आज़म खत्म करनी होगी लगारी साहब, बस बहुत हो गया है। और ये वाक़ईतन अब आगे निकलना होगा, इससे बढ़ना होगा। कल को कोई भी हो सकता है, मुल्क हो सकता है, अगर हमने आज ये नहीं किया तो इसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली सरवर नकवी साहब, अल्लामा जमील अमीनी साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन जाते जाते सोशल मीडिया पर भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर भी गज़ा में ढाए जाने वाले मज़ालिम पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप वो भी देखिए, और बोल न्यूज़ पर हम रोज़ाना इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।